मैं हूं के उपाध्याय, आप देख रहे हैं जनता टीवी। आज हमारी बहस का मुद्दा है यूपी के विकास से भी जुड़ा हुआ है और यूपी में औद्योगिक निवेश को लेकर के जो तैयारियां चल रही हैं उससे भी जुड़ा हुआ है। पिछले 2-3 बार से यहाँ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रही है, लेकिन इस बार जिस तरह से ताकत लगाई जा रही है वह उसकी कमान खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाली है। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 2 दिवसीय मुंबई दौरे में औद्योगिक समूहों से 5 लाख करोड़ के निवेश की सहमति मिली है। अब तक 12 लाख करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है और सीएम योगी मुंबई में फिल्म स्टारों से मिलकर यूपी में निवेश बढ़ाने का न्योता भी दे करके आए हैं। उनसे वहां बड़े बड़े उद्योग समूहों ने मुलाकात की, जिसमें अंबानी भी हैं, गोदरेज भी हैं और भी तमाम सारे बड़े नाम हैं। फिल्मी सितारों में अक्षय कुमार हैं और कल तो सारी फिल्म इंडस्ट्री के प्रमुख लोगों की एक मीटिंग हुई थी जिसमें कई मुद्दे छाए हुए थे। एक मुद्दा ये भी था कि फिल्मों का जो बॉयकॉट चल रहा है वह बॉयकॉट पर रोक कैसे लगे, इस संबंध में सुनील सेठी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आग्रह किया था। यूपी में फरवरी के दूसरे सप्ताह में लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होना है। इससे पहले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए तमाम मंत्रियों का समूह आईएएस अफसरों के साथ विदेश दौरों पर गया था, वहां रोड शो किए थे, उसमें यूरोप के कई देश थे, वहां से भी निवेश के प्रस्ताव मिल चुके हैं। अब योगी आदित्यनाथ ने खुद निवेश की कमान संभाली है। वे मुंबई दौरे पे थे, अभी हाल ही में वापस आए हैं, लेकिन कहा यह जा रहा 12 लाख करोड़ के प्रस्ताव उन्हें प्राप्त हो चुके हैं। तो अब ये कितना इसमें अमली जामा पहनाया जाएगा, ये प्रस्ताव जमीन पर कितने आएंगे, ये फरवरी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद के जो परिणाम आएंगे सामने उसके बाद पता चलेगा। लेकिन पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद हम बहस की शुरुआत करते हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 2 दिवसीय मुंबई दौरे ने इस औद्योगिक समूहों से 5 लाख करोड़ के निवेश की सहमति ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 4 चांद लगा चुके हैं। अब तक 12 लाख करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। सीएम योगी मुंबई में फिल्म स्टारों से मिलकर यूपी में निवेश बढ़ाने का न्योता भी दे चुके हैं। यूपी में फरवरी के दूसरे हफ्ते में लखनऊ में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश विकास क्षेत्र में एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। यूपी में इन्वेस्टर समिट तो कई हुए, लेकिन 12 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश लाने वाले इस इन्वेस्टर समिट लखनऊ में पहली बार हो रहा है। पिछले इन्वेस्टर समिट में 4,67,000 करोड़ के समझौते हुए थे, जिसमें से 4 लाख करोड़ की परियोजनाएं उत्तर प्रदेश में लग भी चुकी हैं। अपराध का अंधेरा छट गया है, उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ गया है, निवेशकों के लिए जमीन तैयार है। देश की अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा भागीदार है। आज सर्वोत्तम उत्तर प्रदेश, काशी कॉरिडोर वाला उत्तर प्रदेश, डिफेंस कॉरिडोर वाला उत्तर प्रदेश, रैपिड रेल वाला उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा एयर कनेक्टिविटी वाला उत्तर प्रदेश, मेट्रो वाला उत्तर प्रदेश। क्या शानदार उत्तर प्रदेश, जानदार उत्तर प्रदेश, अपना सर्वाधिक उत्तम उत्तर प्रदेश। देखिए, उत्तर प्रदेश में निवेश आए, उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार मिले, ये समाजवादी पार्टी भी चाहती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो निवेश के नाम पे ईएमओ साइन करने को ही उत्तर प्रदेश में निवेश मानती है। वो बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन जमीन पे 2017 से 2022 के बीच में क्या परिवर्तन आया, कितना निवेश आया, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बताती है। हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कहना चाहते हैं कि सपने बेचना बंद कीजिए और जमीन पे काम कीजिए, तब निवेश आएगा, तब रोजगार आएगा। ठीक है, आज की हमारी इस बहस में हिस्सा ले रहे हैं राघवेंद्र प्रताप सिंह हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, रविदास मेहरोत्रा विधायक हैं सपा ऑफ कॉमर्स के, और मुकेश सिंह स्टेट हेड इंडो कनाडा चैम्बर के। मनीष अग्रवाल आर्थिक विश्लेषक के रूप में हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं बातचीत की शुरुआत करता हूं राघवेंद्र प्रताप सिंह जी से। राघवेंद्र जी, समाजवादी पार्टी लगातार ये आरोप लगा रही है कि ये जो भी आप इन्वेस्टर समिट को लेके सरकार तैयारी कर रही है, ये सिर्फ सपने दिखाना है, ड्रीम प्रोजेक्ट है, लेकिन धरातल पे कहीं ये दिखाई नहीं दे रहे हैं। धरातल पर उद्योगों की स्थिति खराब है। हाल ही में अभी अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है कि आप बॉम्बे जा रहे हैं, बॉम्बे में नए नए उद्योगपतियों को निमंत्रण दे रहे हैं, लेकिन आपके यहाँ जो उद्योग लगे हुए हैं उनकी हालत खराब है, वे बंद होने की कगार पर हैं। तो ये विरोधाभास की स्थिति है, ऐसा विपक्ष के नेताओं का कहना है। अब सवाल आपसे है कि आप इस पर क्या कहेंगे? क्या निवेश वाकई आएगा या सिर्फ ये प्रस्ताव
प्रस्ताव बन के रह जाएंगे। राघवेंद्र जी। उपाध्याय जी, समाजवादी पार्टी से यही उम्मीद की जा सकती है। उत्तर प्रदेश में इनकी 4 बार सरकारें रही हैं। इन्होंने इस दिशा या नहीं किसी भी दिशा में कभी भी कोई काम नहीं किया है। न विकास के क्षेत्र में कोई काम किया है, न सुशासन के क्षेत्र में कोई काम किया है, ना ही कोई इस प्रकार का आयोजन किया है जिससे किसी देशी या विदेशी व्यापार को प्रभावित कर सके। इनका सिर्फ एक काम होता था, सरकार बने, उसका 5 साल किस तरीके से लूट खसोट हो, किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में अराजकता का वातावरण बना रहे, किस प्रकार से इनकी जेबें भरी जा सके। तमाम उदाहरण है मेरे पास इस विषय को लेकर के, लेकिन मैं केंद्रित करता हूं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर के। जी। हमारी योगी पार्ट 1 की सरकार में भी 2 कार्यक्रम ऐसे हो चुके हैं। मुझे ये कहने में कतई गुरेज नहीं है, वो दोनों कार्यकाल जो थे बहुत ही विषम परिस्थिति में थे। हमारे देश और प्रदेश में कोरोना काल बहुत ही चरम सीमा पर छाया हुआ था। अगर ये कहा जाए ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट प्रमुख रूप से पहली इन्वेस्टर समिट ही है जिसमें हमारी सरकार के मुखिया प्रमुख रूप से काम कर रहे हैं और उसके उत्साहवर्धक परिणाम भी आ रहे हैं। हम लोगों ने पहले लक्ष्य रखा था 10 लाख करोड़ का। जब देखा कि 10 लाख करोड़ से ऊपर के हमारे जो है आ गए हैं व्यापार, तो हम लोगों ने उसका 17 लाख करोड़ कर दिया है। आज की तारीख में विदेशी 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा विदेशों से आ चुके हैं प्रोजेक्ट, और 5 लाख करोड़ मात्र बॉम्बे से, जो हमारे देश की आर्थिक राजधानी कही जा सकती है। उपाध्याय जी, हम लोग ये कतई भी कहने में, टारगेट फिक्स करने में या रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करने में कोई गुरेज नहीं करते हैं। हम लोग खुले मन से टारगेट करते हैं। हम लोग इसमें जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं या अन्य राजनीतिक दलों के लोग, उन्हें मौका मिल जाता है हम लोगों को जो है बदनाम करने का या हम लोगों को उत्साह, हमारे जो है उत्साह को कम करने का। हम लोग लगातार टारगेट फिक्स करते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने आर्थिकता को लेकर के, विकास को लेकर के और ग्लोबल विषय को लेकर, जो इन्वेस्टर समिट को लेकर के भी टारगेट फिक्स किए। हम लोग रिपोर्ट कार्ड भी प्रस्तुत करते हैं। आपने देखा होगा जब योगी पार्ट 2 की सरकार बनी, हम लोगों ने 30 दिन का रिपोर्ट कार्ड दिया, 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड दिया, 6 महीने का रिपोर्ट कार्ड दिया और 1 साल का भी रिपोर्ट कार्ड देंगे। उपाध्याय जी, क्या ये टारगेट फिक्स करना क्या कोई अपराध है क्या? 4 बार इनकी सरकारें रह चुकी है उत्तर प्रदेश में। हम लोग तो इस प्रकार के आयोजन कर रहे हैं बड़े प्रकार के, बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से पैसा भी आ रहा है हमारे उत्तर प्रदेश में। हम लोगों ने विकास के नए नए आयाम स्थापित किए हैं। चलिए ठीक है, रविदास जी हमारे साथ जुड़े हुए। राघवेंद्र जी ठीक है, मैं आपके पास, राघवेंद्र जी मैं दोबारा आपके पास आता हूं। रविदास जी समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविदास जी से जान लेते हैं। रविदास जी, भी राघवेंद्र प्रताप सिंह जी का कहना है कि भाई समाजवादी पार्टी का तो काम ही यही है, कितना भी अच्छा काम हो वो हम पर आरोप लगाएंगे ही और बदनाम करने की ये साजिश है। तो मेरा भी ये कहना है कि जब इन्वेस्टमेंट आ रहा है और 12 लाख करोड़ कम नहीं होते हैं, इसके निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं जिसमें 5 लाख करोड़ केवल मुंबई से मिले हैं, तो समाजवादी पार्टी को दिक्कत क्या है? लगातार आए दिन अखिलेश यादव ट्वीट करते रहते हैं, बहुत व्यंग्यात्मक टाइप के उनके ट्वीट होते हैं, और अगर यहाँ उद्योग लगेंगे तो यूपी की जनता को ही फायदा है। आपको दिक्कत कहाँ है रविदास जी? समाजवादी पार्टी की 4 बार सरकार रही है और जो भी उत्तर प्रदेश विकास का काम दिखाई पड़ रहा है वो समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में टूटी हुई सड़कें हैं, सड़कों पर गड्ढे हैं, कहीं कोई विकास का काम नहीं हो रहा है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और जमीनी स्तर के ऊपर कहीं कोई काम नहीं हो रहा है। इससे पहले 2 बार इन्वेस्टर की मीटिंग हुई। बताइए कहाँ किसको उद्योग मिल गया, कहाँ कारखाने लग गए, किसको रोजगार मिल गया? केवल जनता के पैसे से विदेश घूमने का काम हो रहा है। जो गरीब जनता का पैसा है, सड़कें टूटी हुई हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 15 नवंबर तक सड़कें पूरी गड्ढा मुक्त जाएंगी। कहाँ गड्ढा मुक्त हुई? फिर कहा 30 नवंबर को सड़कें हो जाएंगी गड्ढा मुक्त। 30 दिसंबर निकल गया, कहीं कोई सड़क गड्ढा मुक्त नहीं हुई। अब केसरबाग बस स्टैंड से जाइए, मेडिकल कॉलेज जो मेन रोड है उस सड़क पर कितने गड्ढे हैं कि आप गिन नहीं सकते हैं। तो केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलने का काम करते हैं, जनता को गुमराह करने का काम करते हैं, कहीं कोई विकास का काम नहीं हो रहा है। अब वित्तीय निगम है, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम और पिटा
उद्योग लगाने के लिए लोन देता है, सारे उद्योग बंद हो रहे हैं। यहाँ तक कि वित्तीय निगम के तमाम कार्यालय बंद हो रहे हैं। औद्योगिक विकास मंत्री जो है उनके जो उद्योग लगाए हुए हैं, यहाँ तक कि जो वहाँ पर सिडबी बैंक में उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के जो ऑफिसर हैं उनको सील कर दिया है और उसके पास पैसा नहीं है, वो नीलाम कर रहा है। वित्तीय निगम द्वारा लगाए गए उद्योग और कारखाने को सिडबी बैंक नीलाम करने का काम कर रहा है। सरकार के पास पैसा नहीं है कि वो सिडबी बैंक को लोन ना करे, और जो उद्योग कारखाने खुले हुए हैं उसको ये सरकार चला नहीं पाती है। ये जनता को गुमराह करने के लिए कह रहे हैं ये ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मीट हो रही है। आप बताइए इससे पहले जनता को क्या लाभ हुआ है? और जाकर के जनता के पैसे से आप बाहर घूम रहे हैं, विदेशों में यात्राएं कर रहे हैं, यहाँ पर अपराध हो रहे हैं, बिजली मिल नहीं रही लोगों को, सड़कें टूटी हुई है। यहाँ कोई भी इन्वेस्टर जो है इन्वेस्टमेंट करने नहीं आ रहा है। ये केवल जनता के पैसे पर विदेश घूमने का काम हो रहा है और जनता को गुमराह करने का काम हो रहा है। जमीनी स्तर के ऊपर कहीं कोई ठीक है। रविदास जी हमारे साथ मुकेश सिंह जुड़े हुए हैं, स्टेट हेड हैं इंडो कनाडा चैम्बर के। मुकेश सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपने तमाम सारे महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं। एक सवाल इसमें आपने कहा कि पैसा कहाँ लगा, उद्योग कहाँ लगे हैं, सिडबी उद्योगों को जो लगे हुए थे उनको नीलाम कर रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। भारतीय जनता पार्टी के राघवेंद्र जी से हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले इन्हीं बिंदुओं पर हम मुकेश जी से जानते हैं, क्योंकि मुकेश जी सीधे तौर पर इन्वेस्टमेंट समिट से भी जुड़े रहे हैं और वे अखिलेश यादव के समय में भी इन्वेस्टर समिट में प्रमुखता से हिस्सा लेता रहा है उनका संगठन, और वे स्वयं भी उद्योगपति हैं और उद्योगपतियों के टच में रहते हैं। मुकेश जी, कहाँ तक ये जो रविदास जी ने कहा है इनके आरोपों में कहाँ तक सच्चाई है? मुकेश जी, मुकेश जी की से हमारी टेक्निकल टीम से आग्रह है कि मुकेश जी को कनेक्ट करें। मनीष जी से बात कर लेते हैं। मनीष अग्रवाल जी, आप तो लगातार आर्थिक उनसे जुड़े रहे हैं तमाम सारी चीज़ों से और आर्थिक विशेषज्ञ भी हैं। ये जो बातें हैं कि इन्वेस्टमेंट समिट की बातें तो होती हैं, लेकिन उद्योग लगे कहाँ, पैसा लगा कहाँ, निवेश आया कहाँ, जो आया वो धरातल पे दिखा कहाँ, इन सब चीज़ों को लेकर के आपका नज़रिया क्या है? अदय जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस समय ये जो निवेश आ रहा है ये सिर्फ इसी वजह इन्वेस्टर समिट की वजह से नहीं आ रहा। पिछले 5 सालों में जो सरकार ने मेहनत करी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ है, जो हाईवेज बने हैं, 4000 से 5000 किलोमीटर की रोड बनी है, आज यूपी में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहे हैं, 3 काम करना शुरू कर चुके हैं। तो उन चीजों को देखते हुए उद्योगपति देश और विदेश के आकर्षित है उत्तर प्रदेश में आने के लिए। जेवर में जो एयरपोर्ट बन रहा है वो अपने आप में एक मिसाल होगा जब वो बनके तैयार होगा लोगों के देखने के लिए। कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट रेडी है। अयोध्या, वाराणसी जैसे टूरिज्म के तरीके से प्रमोट हो रहे हैं। और आप देख रहे हो G20 देशों की जो मेजबानी भारत को मिली है, उस तरीके से भारत का एक जो परसेप्शन है और उत्तर प्रदेश का जो परसेप्शन है देश में, दुनिया में, वो बढ़ रहा है। योगी आदित्यनाथ जी जो अभी मुंबई गए थे लगता मनीष जी का भी संपर्क हमसे कट गया है। मैं राघवेंद्र जी से बात करूंगा। राघवेंद्र जी, जैसा रविदास जी ने कहा कि पैसा लगा कहाँ, निवेश आया कहाँ, सिडबी उद्योगों को नीलाम कर रही है, इन परिस्थितियों में फिर इन्वेस्टर जो समिट हो रही है या जो निवेश के प्रस्ताव आ रहे हैं उन पे सवाल तो उठते हैं। राघवेंद्र जी, नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी सरकार की नीति और नियत पर शक करना नहीं चाहिए इन लोगों को। ये लोग जो समाजवादी पार्टी के मुखिया होते थे वो खुद अखंड भ्रष्टाचार में डूबे होते थे। याद करिए उत्तर प्रदेश में पीसीएस भर्ती घोटाला हुआ था, इन्हीं के समय में हुआ था, जिसमें एक ही वर्ग के 90% लोगों को पीसीएस बना दिया गया था। जांच चल रही है, उसमें भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। एस भारती घोटाला एक इनकी सरकार में हुआ था, जिसमें जो समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र जिन्होंने लिखा था उनको एस भारती दे दिया गया था। जो सफाई महोत्सव का संचालन करते थे उनको एस भारती दे दिया गया था।
एक ऐसे उद्यमी को एस भारती दे दिया गया था जिसने कहा था मैं ऐसा कपड़ा बनाऊंगा जिससे बीमारियां दूर होगी। कमाल का इनका एस भारती था, उसमें भी FIR दर्ज हो चुकी है। लखनऊ एक्सप्रेस वे घोटाला, जिसमें लखनऊ एक्सप्रेस वे में उपाध्याय जी 1 वर्ष के अंदर 2 बार सर्किल रेट बढ़ाया गया था। जो सर्किल रेट बढ़ाने का काम सालों में होता है वो 1 साल के अंदर 2 बार बढ़ाया गया था और ऊसर के अंदर भी उसका भुगतान कर दिया गया था। भाई उसमें भी जांच चल रही है। लैपटॉप घोटाला, एक शांतनु गुप्ता ने एक RTI के माध्यम से जानकारी हासिल की थी, इसमें लैपटॉप जितने खरीदे गए थे उसके 20% भी नहीं बांटे गए थे। ये कमाल का इनका विकास का काम था। ये लोग, मेरा सीधा कहने का मतलब ये है, ये लोग बिना घपले घोटाले के कोई काम ही नहीं करते थे। हम लोगों ने आज की तारीख में 14 एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश से बन रहे हैं, 7 चालू भी हो चुके हैं। 10 महानगरों में मेट्रो चलाने का हमारा लक्ष्य है, इसमें से 5 में संचालित भी हो चुकी है। हम लोगों ने 5 इंटरनेशनल 5 नेशनल एयरपोर्ट बनवाए हैं, इसे बड़े पैमाने पर चल भी चुके हैं। 2 एयरपोर्ट इससे पहले उत्तर प्रदेश में हुआ करते थे नेशनल, और 1 या 2 जो नेशनल, 2 इंटरनेशनल और 1 या 2 नेशनल हुआ करते थे। हम लोगों ने बड़े पैमाने पर काम करने का काम किया है। हम लोगों ने गरीबों के लिए बहुत काम किया है। देखिए, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हम लोगों ने टारगेट रखा हुआ है और ईमानदारी से काम कर रहे हैं। इससे पहले की बात ये कर रहे हैं हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र बड़े भाई, कि उससे पहले मैंने अपनी बात की शुरुआत में ही कहा था, 2 कार्यकाल जो थे हमारा प्रयास था, जितनी हमारी अपेक्षा थी उस अपेक्षा के परिणाम स्वरूप हमको लक्ष्य हासिल नहीं हुआ, लेकिन लक्ष्य मिला ना। 20-25% हमारे पास पैसा आया ना, हम लोगों ने उस दिशा में एक कदम बढ़ाया तो कुछ हमको लाभ मिला ना। हम लोग लक्ष्य हासिल करने में या उसमें ये लोग निंदा करते हैं। देखिए, अगर ये लोग रचनात्मक विरोध करें तो उत्तर प्रदेश की जनता को समझ में आता है। भली प्रकार से उत्तर प्रदेश की जनता ने इनका शासनकाल भी देखा था। ये लोग सहभाई महोत्सव कराने वाले लोग हैं, जिसमें अपने नेता के जन्मदिन में विदेशों से बग्गी मंगा करके, किराए पर बग्गी मंगा करके सहभाई महोत्सव मनाते थे। ये लोग अपराधियों को संरक्षण देने वाले लोग हैं। याद है मुजफ्फरनगर घटना उत्तर प्रदेश को, जिसमें 63 लोगों की हत्याएं हो गई थी। जवाहर बाग हत्याकांड भी उत्तर प्रदेश की जनता को याद है। हर तीसरे दिन दंगे हुआ करते थे। ये वातावरण था उद्यमियों को लाने का। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध बिल्कुल समाप्त हो गए हैं। समाजवादी पार्टी के समय भू माफिया, मौरंग माफिया, मिट्टी माफिया, शिक्षा माफिया, उसमें प्रदेश स्तर के माफिया, जिले स्तर के माफिया, अपहरण उद्योग एक तरीके से स्थापित हो गया था। ये क्या बात करेंगे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की? ये लोग तो उस दिशा को जानते ही नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है सही नीति और सही नियत से काम कर रही है। हम लोग उन लोगों में लक्ष्य भी रखते हैं और उसको हम लोग प्राप्त करने का प्रयास भी करते हैं, और हमें पूरा संतोष है भारतीय जनता पार्टी उस दिशा में ईमानदारी से काम कर रही है। और जी ठीक है रविदास जी, ठीक है, ठीक। मुकेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? रविदास जी, मैं आपके पास आता हूं। मुकेश जी हमारे साथ काफी देर से जुड़े हुए हैं, मुकेश जी से बात कर ले। मुकेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मुझे लगता है मुकेश जी तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच रही है और मुकेश जी की आवाज़ मुझ तक नहीं आ रही है। रविदास जी, बहुत सारे आरोप राघवेंद्र प्रताप सिंह जी ने आप पर लगाए। आपकी सरकार घोटालों की सरकार रही, कानून व्यवस्था का राज नहीं था, आए दिन हत्याएं, अपहरण और इस तरह की घटनाएं होती रहती थी। तो इन परिस्थितियों में निवेश सच में कैसे हो सकता था? उद्योगपति यूपी के नाम से घबराते थे। आज के हालात बदले हुए हैं। कानून व्यवस्था के नाम पर ही भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में पुनः वापसी हुई है, और जो उद्योगपति अब आ भी रहे हैं तो वे इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि यहाँ कानून व्यवस्था सुधरी है। इन तमाम सारे आरोपों पे जो राघवेंद्र सिंह जी ने आरोप आप पे लगाए हैं, उन पर आपका मत क्या है? आप क्या कहना चाहेंगे और आप किस तरीके से सफाई देंगे समाजवादी पार्टी के घोटालों की और अपराध राज की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है उसका एक ही उद्देश्य है कि एक झूठ को 100 बार बोलो तो जनता सच मान लेगी। ये चाहे कितनी बार झूठ बोलते हैं, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। अगर इनकी सरकार 6 सालों से प्रदेश में है और 9 साल से केंद्र में है, अगर घोटाले हुए तो उसकी जांच करा करके कौन जेल गया? 6 साल में वो जांच पूरी क्यों नहीं हुई? अगर आपने घोटाले हुए थे तो उसकी जांच करा कर लोग जेल भेज सकते, कोई एक आदमी जेल गया? इनकी सरकार में जो बजट का पैसा है वो जमीन पर खर्च नहीं हो रहा है। सड़कें टूटी हुई हैं, इसके जवाब इनके पास नहीं है।
जनता समस्याओं से परेशान है, इसका जवाब नहीं है। पिछले 6 साल में 2 बार इन्वेस्टमेंट मीट हुआ, बताइए कहाँ उद्योग खिला, इसका जवाब नहीं है। कौन सा कानून लगा, किसको रोजगार मिला, इसका कोई जवाब नहीं है। केवल जो है अभी मैंने आपसे कहा, जवाब दीजिए कि वित्तीय निगम बंद होने को हो गया है, निर्मी ने उसके जो कार्यालय हैं उसको लॉक कर दिया है, तमाम उद्योग कारखाने बंद हो गए। इतना घपला हो रहा है, पूरे प्रदेश में लूट मची हुई है, कोई बहन और बेटी सुरक्षित नहीं है, अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। हाथरस के अंदर एक बेटी को 2 बजे रात में बलात्कार करने के बाद, हत्या करने के बाद मिट्टी का तेल पेट्रोल डाल करके आग लगा दी गई। लखीमपुर में 2 बेटियों को एक साथ बलात्कार करने के बाद एक ही रस्सी से 2 फंदों में लगा करके उसको आत्महत्या कर दी गई, उसकी मार दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई। ऐसे लगातार रोज, अभी आप पढ़िए, रोज घटनाएं हो रही है, कहीं कोई बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। अपराधी मंत्रियों की गाड़ी में घूम रहे हैं और जिन अपराधियों को पुलिस तलाश कर रही है वो अपराधी मंत्रियों की गाड़ी में घूम रहे हैं। तो प्रदेश के अंदर गुंडा माफिया दंगल राज कायम हो गया है, कानून का राज खत्म हो गया है। केवल जो है जनता को झूठ बोल करके गुमराह करने की बात है। जनता के मुख्य मुद्दों से महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, विकास, इन तमाम मुद्दों से जनता का ध्यान बांटने का काम हो रहा है। हमारा कहना है कि आप बताइए कि 2 बार इन्वेस्टमेंट मीट से कहां पर उद्योग खुला, कहां पे रोजगार मिले लोगों को, और जो आपने वादे किए थे कि 15-20 लाख रुपया खाते में आएगा, वादा कहाँ गया? आपने कहा था 2 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, तो कहाँ गया? आपने कहा था कि ब्लैक मनी इस देश में आएगी, कहाँ गई ब्लैक मनी? ये केवल झूठे वादे करके जनता को गुमराह करके सत्ता में आ गए हैं। लेकिन जो है, आप बताइए, इनसे पूछिए कि प्रदेश में अपराध क्यों बढ़ रहा है, विकास क्यों ठप है, सड़कें टूटी हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नहीं कहा कि 30 नवंबर तक पूरे प्रदेश में सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। आप बताइए, सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई? आप बताइए, कहिए। और अगर कहिए तो केसरबाग बस स्टैंड चाहिए, मेडिकल कॉलेज तक, जो लखनऊ की मुख्य सड़क है, उसका क्या हाल है जाकर देखिए। गांव का हाल छोड़ दीजिए, कहीं कोई विकास का काम नहीं हो रहा है, जमीन पर कहीं कोई काम नहीं है। केवल जो है जनता को गुमराह करने के लिए झूठे वादे, झूठे आरोप। अब समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। 6 साल में आपने कितना काम किया है बताइए ना। हमारे आगरा बना खोले, आगरा एक्सप्रेस वे के ऊपर फाइटर प्लेन उतरे, आज के बुंदेलखंड का बना एक्सप्रेस वे, और तीसरे दिन सड़क धंस गई। जिस सड़क का प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया, उद्घाटन होने के 3 दिन के बाद सड़क धंस गई। बताइए, उसमें करप्शन था कि नहीं? उसकी जांच होगी। लेकिन सरकार तो आप ही की है, सरकार गवर्नर की है, जांच कौन करेगा? आप बताइए कि झांसी जो बुंदेलखंड फ्लाईओवर में उसकी सड़क धंसी थी, 3 दिन के बाद कौशाम्बी में 9 महीने के अंदर जो गंगा पुल बना है, उस पुल पर दरार आ गई और वो पुल धंस गया। और डिप्टी सीएम ने उस पुल का उद्घाटन किया था। लखनऊ में मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन के गोदाम में, ट्रांसपोर्ट नगर में स्वास्थ्य मंत्री ने छापा डाला, और छापा डालने के बाद 21 करोड़ 40 लाख की दवाएं पकड़ी, जिनकी डेट एक्सपायरी हो गई थी। बताइए क्या उस पर कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। और सारे लोग जो है, आज लोगों को दवाएं नहीं मिल रही है, अस्पतालों में दवा नहीं मिल रही है, और मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन जो है मनमाने रूप से बिना किसी डिमांड के दवाएं खरीदने का काम कर रहा है। आज जांच के पैसे पड़ रहे हैं। जनता मुझे परेशान है, महंगाई से, बदहाली से जनता परेशान है, और लगातार महंगाई बढ़ने का काम हो रहा है। जनता का जीवन दुभर हो गया है। आज जो है अनाज के ऊपर, दूध के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जीएसटी
लगाने का काम किया है। जब अनाज पर जीएसटी लगा दोगे तो गरीब जनता क्या खाएगी? आप बताइए, जवाब दीजिए कि जीएसटी क्यों लगा दिया गया? मुकेश जी अगर मेरे साथ जुड़ गए हो तो बहुत देर से मुकेश जी का मैं इंतजार कर रहा हूं, मुकेश जी के कमेंट लेने का। मुकेश जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ मैं सुन पा रहा हूँ पांडे जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ मुझे आपकी आवाज मिल रही है। मुकेश जी आपसे ये जानना चाहते हैं, आपने रविदास मेहरोत्रा जी को पूरा सुना होगा, नहीं भी सुना तो मैं नटशेल में बता दूं। उनका कहना यह है कि जो पिछली बार निवेश के नाम पे सिर्फ दिखावा हुआ है, निवेश आया तो वो उद्योग कहाँ है, निवेश आया तो वो पैसा कहाँ है, वो रोजगार कहाँ है, बहुत सारी स्थितियां उन्होंने बताई। उन्होंने कहा कि सिडबी ने तमाम सारे उद्योग नीलामी के लिए निकाल रखे हैं। अगर ऐसी स्थितियां हैं तो फिर क्या ये जो इन्वेस्टर समिट के लिए एक्सरसाइज चल रही है सरकार की ओर से, उस एक्सरसाइज का कोई महत्व रह जाता है? क्या रविदास मेहरोत्रा जी ने जो आरोप लगाए उनमें कुछ सच्चाई है? मुकेश जी देखिए, अगर पीछे जाएंगे 2017 से पहले उपाध्याय जी, तो मैं रविदास मेहरोत्रा जी मुझे अभी दिख नहीं रहे, मेरे ख्याल से आइडल पर है उनका, वो जो है मैंने उनको सुना था थोड़ा सा, वो लखनऊ से विधायक कभी हुआ करते थे। मैं उनको जानकारी में ला दूं कि अगर उनको ये नहीं दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश में उद्योग आ रहे हैं, तो केवल अगर वो लखनऊ और लखनऊ के आसपास, क्योंकि वो लखनऊ से विधायक रहे इसलिए मैं लखनऊ की बात उठाना चाहता हूँ, पीएनसी की डिफेंस की इतनी बड़ी फैक्ट्री जिसमें अभी राजनाथ सिंह जी गए थे डिफेंस मिनिस्टर, उनको जाके देखना चाहिए। ब्रह्मोस मिसाइल और ब्रह्मोस की फैक्ट्री जो है वो डिफेंस की इतनी बड़ी फैक्ट्री लखनऊ के पास में लग रही है। लखनऊ के पास में, सीतापुर के पास में इंटीग्रेटेड फैक्ट्री पूरी रैडको खेतान की लग रही है। मुझे तो ये हास्यास्पद लगता है कि कई बार ऐसे ऑपोजिशन के प्रवक्ता अगर बैठते हैं जिनको ये जानकारी नहीं है, वो लखनऊ से, मतलब मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि वो चैनल पर बैठे हुए लखनऊ से विधायक रहे और उनको यही नहीं पता है कि यहाँ लखनऊ में ब्रह्मोस इतनी बड़ी फैक्ट्री बगल में लग रही है। तो बगैर किसी तथ्यों के एज ए अपोजिशन लीडर सिर्फ उंगली उठाने के लिए उंगली उठाई जाए, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बड़े सम्मानित विधायक रहे। मैंने राघवेंद्र जी को भी सुना। देखिए, उत्तर प्रदेश का पूरा परसेप्शन 2017 से बदल गया है। जो बार बार ये बात कही जाती है अपोजिशन के द्वारा उद्योग नहीं आ रहा है, कहाँ लग रहा है, या तो उन्हें जानकारी नहीं है। वो पूरे उत्तर प्रदेश का खाता अगर उठा के देख ले, किसी भी शहर में आप चले जाइए, हर जगह उत्तर प्रदेश का सर्वांगीण विकास जो है वो मुख्यमंत्री जी का चेहरा योगी आदित्यनाथ जी का ऐसा है जिस पर पूरे देश के नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर कॉन्फिडेंस उनके ऊपर इंडस्ट्रीज को है। तो ये बात बड़ी बेमानी सी लगती है। और मैं रविदास जी को ये भी बता दूं कि अगर उन्हें स्मरण हो तो उनके टाइम में किस तरह के उद्योग लगे थे वो जरा जानकारी कर ले। नई जानकारी है तो मैं उनको वो भी जानकारी दे दूंगा, और बसपा की सरकार में भी क्या उद्योग आए थे वो भी जानकारी मैं उनको दे सकता हूँ। लेकिन क्या है, कीचड़ उछालने की बात नहीं है। मैं इंडस्ट्रियल चैम्बर को रिप्रेजेंट करता हूं, तो मैं ये अच्छी तरीके से जानता हूं कि 2007 से 12 और 2012 से 17 कितने उद्योग लगे थे और 2017 से आज की डेट तक कितने उद्योग लगे। आज मुख्यमंत्री जी के चेहरे पर पूरे देश और विदेश हर कंपनियों का एक कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप हो चुका है, और इसीलिए अपोजिशन में शायद हो सकता है बेचैनी हो। इंडस्ट्रीज खुद भी अपने को वो सिक्योर महसूस करता है इस सरकार में। आज बड़े बड़े उद्योगपति बॉम्बे में मुख्यमंत्री जी से मिले, फिल्म इंडस्ट्री मिली। पहले की स्थिति क्या थी ये भी तो देखिए। नहीं बिल्कुल मुकेश जी, एक और कि सिडबी, अब जैसे उनका बहुत गंभीर आरोप था कि सिडबी उद्योग जो लगे हुए उद्योग थे वो चूंकि अब चालू हालात में नहीं है, उनकी हालत खराब हो गई है, वे नीलाम करने जा रही है। तो अगर ये आरोप सही है तो फिर तो एक बार इस पर भी विचार होना चाहिए। मुकेश जी देखिए, मैं आपको बताऊं, जो इंडस्ट्री लगती है वो इंडस्ट्री लोन भी लेती है। लोन रीपेमेंट नहीं कर पाने के कारण कई बार सिडबी या दूसरी बैंक एजेंसीज वो ऑप्शन करती है। अब लोन रीपेमेंट नहीं कर पाने के क्या कारण से मुझे नहीं मालूम वो किस उद्योग की बात कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे जो है वो जो ऑप्शन दिखते हैं आपको, उनके कारण आपको पता नहीं है। रविदास जी केवल वो बात को उठा रहे हैं कि सिडबी नीलाम कर रहा है। अरे सिडबी नीलाम क्यों कर रहा है, वो कौन से उद्योग है, छोटे उद्योग है, इंडिविजुअल है, क्या है, पहले उसकी जानकारी तो देख कर ले। वो
या बताएं हम लोगों को, तो मैं बताऊं, फिर मैं उस पर जवाब दे सकता हूँ। मुझे तो ये भी नहीं पता किस उद्योग की बात कर रहे हैं, बट जिन उद्योगों को मैं जानता हूँ, चाहे वो एमएसएमई के हो, चाहे वो हैवी इंडस्ट्रीज हो, उत्तर प्रदेश में उद्योग फ्लरिश कर रहा है पिछले 6 सालों में। और उसका कारण यूपी की गवर्नेंस है, यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। आज फिल्म इंडस्ट्री अगर बात कर रही है यूपी में फिल्म पॉलिसी को लेकर के, यहाँ आकर के शूटिंग करना चाहते हैं, तो उसका कारण एक अच्छी फिल्म पॉलिसी, उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है। तो ये चीजें क्या, अपोजिशन तो केवल आरोप लगाने के लिए आरोप लगाता है। अतीक अहमद और मुख्तार जैसे अनगिनत एग्जाम्पल है जो सपा की सरकारों में या बसपा की सरकारों में, अगर आप बात कर लीजिए कुशाग्र बजाज वगैरह से, मैं नाम लेके कह रहा हूँ, तो किस तरीके से उन लोगों को प्रताड़ित किया जाता था, वो इंडस्ट्री को बताने की जरूरत नहीं है। तो ये बहुत सारे ऐसे चीजें हैं। और इनके टाइम में भी मुझे याद है कि कई बार इन्वेस्टर समिट हुए, उनका क्या हाल हुआ, इस पर डिबेट करने की कोई आवश्यकता मुझे नहीं लगता कि है। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ मनीष जी भी काफी देर से जुड़े हैं। मनीष जी, मैं क्लोजिंग रिमार्क राघवेंद्र सिंह जी से लूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे ये जानना है कि ये जो इन्वेस्टर समिट पिछले आप कई सालों से देख रहे हैं, 2017 के बाद से, और 2017 के पहले भी इन्वेस्टर समिट हुई थी, इनमें मूलभूत अंतर आपको क्या दिखाई देता है, और जो अंतर है उससे यूपी को किस तरह से लाभ पहुंचा है, ये बहुत संक्षेप में आपसे जानना है। इसके बाद हम राघवेंद्र जी से क्लोजिंग रिमार्क लेंगे। देखिए उपाध्याय जी, इसमें मूलभूत अंतर जो है वो सरकार की पॉलिसीज में है। सरकार ने सारी पॉलिसीज जो है इन्वेस्टर और इंडस्ट्रीज फ्रेंडली बनाई है। 2017-18 की जो पॉलिसीज चल रही थी, अब 22 में जब वो पॉलिसीज फिर से बनाई गई है, तो जितनी भी इंडस्ट्रीज की फीडबैक थी वो सारी उसमें इनकॉर्पोरेट करी गई है। इस वजह से वो लोगों को पसंद आ रही है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट था, जो उनकी डिमांड थी कि सारा विकास सिर्फ नोएडा की तरफ ना जाए, और भी चीजें यूपी में डेवलप, जैसे लखनऊ में डिफेंस कॉरिडोर डेवलप हो रहा है, कानपुर में डिफेंस कॉरिडोर डेवलप हो रहा है, बुंदेलखंड में डिफेंस कॉरिडोर डेवलप हो रहा है। तो ये सब उपाय है कि ये बिजनेस 1-2 दिन, 2 साल 3 साल में जनरेट नहीं हो सकता। ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। आज लोग उस लॉन्ग टर्म प्रोसेस को सपोर्ट कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में, इलेक्ट्रिसिटी में, कानून व्यवस्था में जो बदलाव लोगों को दिख रहा है, लोग उसके प्रति आकर्षित होते हैं। सरकार कोई भी हो सकती है, उसके लिए नहीं कहूँगा राजनीतिक से, लेकिन बेशक जो है वो सहूलियत से देख रहा है, वो सहूलियतें बढ़ रही है तो वो आकर्षित हो रहा है, और धीरे धीरे वो सहूलियतें जैसे बढ़ती जाएंगी उसका आकर्षण उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ता है। ठीक है, ठीक है। राघवेंद्र जी, अंत में आपसे जानना है कि ये जो इतनी मेहनत उत्तर प्रदेश के लिए हो रही है, तो आप अब इसे किस रूप में देखते हैं, उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ते हुए, और इससे अब जो उत्तर प्रदेश में हम विकास की गति है उसको कहाँ देखते हैं, और बीच बीच में ये भी सवाल उठता है कि क्या कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी रह पाएगी या नहीं। राघवेंद्र जी। उपाध्याय जी, देखिए, ये समाजवादी पार्टी हो या और कोई राजनीतिक दल हो, वो कभी भी मुद्दे पर नहीं रहते। अभी हम जो समाजवादी पार्टी के मित्र मल्होत्रा जी थे, वो दाएं बाएं साएं बोल रहे थे। विषय था कि उत्तर प्रदेश में जो वातावरण है वो क्या व्यापारियों के हित में है कि नहीं है। किसी भी अंधे से आप पूछ लीजिए जो इस विषय में ककहरा भी नहीं जानता है, वो बता देगा हाँ 2017 में और आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं। विकास को लेकर के उत्तर प्रदेश में अराजकता समाप्त हुई है। हम लोग व्यवसायियों को आमंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, शुरुआत में उतने व्यवसायी नहीं आ पाए, लेकिन समाजवादी पार्टी के मित्र भी कह रहे थे उत्तर प्रदेश में अराजकता है। देखिए, उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध बिल्कुल समाप्त हो गए उपाध्याय जी। आज की तारीख में जिस तरीके से हम लोगों ने नकेल कसी है, हम लोगों ने 20,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां इन लोगों ने छुड़वाई है, और मेरे पास सूची है, उसमें से टॉप 10 जो हिस्ट्री सीटर थे उसमें 9 तो समाजवादी पार्टी के लोग हैं। जितने भी समाजवादी पार्टी के लोग हैं, इन लोगों ने उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर जमीन कब्जा की थी। उत्तर प्रदेश में अराजकता का वातावरण था। मुख्तार अंसारी के लिए समाजवादी पार्टी के नेताओं ने गाजीपुर जेल में पक्का ताला खुदवा दिया था कि मुख्तार अंसारी को ताजी मछलियां मिल सके। इनके मुखिया जाते थे इलाहाबाद हाई कोर्ट आतंकवादियों को छुड़वाने के लिए, कहते थे इनको छोड़ दीजिए, इनसे उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम सौहार्द कायम होगा। इनके नेता जब समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं होती तो कहते थे अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हथियार रख के, ये उत्तर प्रदेश में सरकार चला चुके उपाध्याय जी। उत्तर प्रदेश में
अराजकता का जो नंगा नाच उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले हुआ करता था, उत्तर प्रदेश की जनता त्राहिमाम कर चुकी है। अब ये व्यापार की बात कर रहे हैं, अरे ये तो इन्वेस्टर समिट करके ये नहीं जानते क्या होता है। ये लोग आज की तारीख में उत्तर प्रदेश का बच्चा आपके मोबाइल से जुड़ा हुआ है, जिसमें उन्हें हर चीज की जानकारी है। अब उनको वो राजनीति कुछ भी आप एमवाई फैक्टर बना करके सरकार बना लेंगे, वाईएम बना करके सरकार बना लेंगे। अब उत्तर प्रदेश की जनता वो नहीं रही है। काट की हाड़ी उपाध्याय जी 4 बार चढ़ चुकी है, अब 5वीं बार इनकी क्या दुर्दशा होने जा रही है। ये लोग अपने क्षेत्र प्रचार तक नहीं करने जा पाए। उत्तर प्रदेश में रामपुर और आजमगढ़ में भी चुनाव हुए लोकसभा। ठीक है राघवेंद्र जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग हमारे साथ जुड़े। उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर समिट से निश्चित रूप से विकास होगा और उत्तर प्रदेश में उद्योगों की एक बहार आएगी। उत्तर प्रदेश में फैक्ट्रियां लगेंगी और बड़े बड़े उद्योगपति जब यहां आएंगे तो जाहिर है उससे रोजगार के और साइड के रोजगार के कई अवसर उत्पन्न होंगे। जब भी कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी होती है, सरकार की मंशा अच्छी होती है, सरकार की नीयत साफ होती है, तभी कोई उद्योगपति किसी प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए आता है। ये प्रयास अच्छे हैं, ये प्रयास जारी रहने चाहिए। इन्हीं प्रयासों के सहारे उत्तर प्रदेश को नए पंख लगेंगे, नई उड़ान मिलेगी। आप देखते रहिए जनता टीवी, समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।